Assalamu alaikum dear students, this is Reham Rahman and I am your computer science teacher for grade 9. Our today's topic is examples of algorithm. So dear students, जैसा कि आपको बताया था हमारा आज का टॉपिक है it's all about the examples of algorithm. But moving towards today's topic, let's have a quick recap of what we have learned in our previous lecture. लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा था फॉर्मुलेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम को डेवलप करने के लिए हम कौन सी नोटेशंस और कीवर्ड्स यूज़ करते हैं, हमने उनको डिस्कस किया था। हमने देखा था कि जब हमने स्टार्ट करना है एल्गोरिथम तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं नोटेशन दैट इज़ स्टार्ट। देन वी यूज़ सेट, जब हमने अपनी कोई भी वैल्यू है उसको हमने सेव करना है कंप्यूटर मेमोरी में या उसको अपडेट करना है तो हम उसको करते हैं सेट का नोटेशन यूज़ उसके लिए। देन वी यूज़ द नोटेशन ऑफ इनपुट टू टेक द इनपुट फ्रॉम द यूज़र एंड नोटेशन ऑफ आउटपुट इज़ यूज जब हमने यूज़र को आउटपुट दिखानी होती है। फिर हमने देखा कि जहाँ पर कंडीशन आ रही हो, जहाँ पर हमारे पास कंडीशन हो किसी भी स्टेटमेंट में, किसी भी स्टेप में, उसके लिए हम यूज़ करते हैं नोटेशन इफ़ एल्स। जब हमें बताना हो कि यहाँ पर अब डिसीजन मेकिंग होगी, यूज़र डिसाइड करेगा कि ये करना है कि ये करना है, तो वहाँ पर हम नोटेशन यूज़ करते हैं इफ़ एल्स। फिर हमने नोटेशन डिस्कस की थी गो टू, जो कि यूज़ की जाती है टू रिपीट द स्टेप्स। जब हमें लूप में स्टेप्स को परफॉर्म करना हो उसके लिए हम यूज़ करते हैं नोटेशन गो टू। एंड द लास्ट वन वाज टू एंड ना एल्गोरिदम, और उसके लिए हम जो नोटेशन यूज़ करते हैं दैट इज़ एंड। उसके बाद हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखी थी एल्गोरिदम की। हमने देखा था कि हमने एग्जाम्पल, जब हमें एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी गई है उसमें से हमने अपने एल्गोरिदम कैसे डेवलप करना है। कुछ बेसिक सी एग्जाम्पल्स थी, कुछ बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग की हमने बाय डेवलपिंग फ्यू एल्गोरिदम्स, जिसमें हमारे पास 4-5 स्टेप्स से ज़्यादा हमने स्टेप्स नहीं इंक्लूड किए। आज भी हम देखेंगे एल्गोरिदम की एग्जाम्पल्स को ही हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बाय डेवलपिंग द एल्गोरिदम्स। So the first problem that we are going to solve today is to find the volume of a cube. ये सेम प्रॉब्लम हमने अगेन अपने फ्लो चार्ट में भी की हुई है, इसका हमने अपना फ्लो चार्ट डेवलप भी किया हुआ है। इसी प्रॉब्लम को अब हम देखेंगे कि इसका हमने एल्गोरिथम कैसे डेवलप करना है। तो फर्स्ट स्टेप दैट इज़ स्टार्ट। जब भी हमने एल्गोरिथम अपना स्टार्ट करना है, जो फर्स्ट स्टेप हमने लेना है उसके लिए हमने नोटेशन यूज़ करनी है स्टार्ट। In the second step, we are going to take the input from the user. हमें input ली है यूज़र से, that is input number. हमें नंबर की फॉर्म में input चाहिए और उस given input को हमने किस नाम से सेव कर लिया अपनी मेमोरी में, साइट के नाम से। Then in the next step, we are going to perform some calculations. हमने क्या किया, set, जो कि notation है, set volume टू साइड इंटू साइड इंटू साइड। जो हमारे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला है कि 3 टाइम द साइड, तो वो हमने यूज़ कर लिया। स्टेप 4, आउटपुट हमने शो करनी है यूज़र को। हमने वॉल्यूम के अंदर जो सेव की है मेमोरी, जो सेट की है वैल्यू उसकी साइड की, वो हमने आउटपुट में हमने डिस्प्ले कर दी, आउटपुट वॉल्यूम। एंड द लास्ट स्टेप इज़ वी आर डन विद द एल्गोरिथम। सो हमने अपनी नोटेशन यूज़ की एंड की टू शो के वी आर डन हेयर, एल्गोरिथम इज़ डेवलप्ड। ये 5 स्टेप्स हमने यूज़ किए हैं और हमारा एल्गोरिथम हो गया है डेवलप। दैट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। इसमें कोई ऐसी वर्डिंग्स नहीं है जो हमें समझ नहीं आएंगी। ये बातें, ये वर्ड्स जो इसमें यूज़ किए गए एल्गोरिथम में, हम अपनी नॉर्मल लाइफ में यूज़ करते रहते हैं। सो एल्गोरिथम को समझना बहुत आसान है इसी वजह से, बिकॉज इट्स लैंग्वेज इज़ क्लोज टू ह्यूमन। हम अपनी नॉर्मल लाइफ में ये वर्ड्स यूज़ करते रहते हैं। अंडरस्टैंडिंग हमारी ज़रा हाई हो जाती है एल्गोरिथम को जब हम देखते हैं। तो अभी जो हमने एग्जाम्पल की, अभी हम इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं इसी एग्जाम्पल को। इस प्रॉब्लम में जो हमने की, हमने वॉल्यूम फाइंड किया क्यूब का। अब हमने इसी को करना है कि हमने वॉल्यूम फाइंड करना है सिलेंडर का और स्फेयर का। तो हम देखते हैं व्हाट आर द फार्मूलाज। हमें बेसिकली फार्मूलाज पता होने चाहिए कि कौन सा फार्मूला है टू फाइंड द volume of a cylinder, that is pi r square into h। हम pi r, where r जो है वो हमारा रेडियस है, पाई की वैल्यू हमें पता है कि इट्स 3.14 और r हमारा रेडियस है और h इज़ द हाइट। r और h हम लेंगे यूज़र से एज एन इनपुट और कैलकुलेशन करके हम अपना एल्गोरिथम डेवलप करेंगे। टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर वी हैव द फार्मूला 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। ये हमारा फार्मूला है टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर। इसमें भी अगेन पाई की वैल्यू हमें पता है क्या है, आर की वैल्यू हमने यूज़र से इनपुट ली हुई है, तो हम ये अप्लाई करके कैलकुलेशंस करके हम वो कर लेंगे।
So firstly, the first step is that we are going to start our program algorithm हमने start किया है by using the notation start. Second step में हमने क्या किया है, input लेने से पहले हमने set किया है pi को to, जो हमने value बताई थी आपको 3.14, हमने pi to 3.14 कर लिया. Next step we are going to take the input from the user. Input हमें कौन कौन सी लेनी है, input number हमें लेना है r और एज, हमें रेडियस और हाइट चाहिए, दैट इज़ फ्रॉम द यूज़र, हमने उनको नंबर की फॉर्म में लिया. देन इन द नेक्स्ट स्टेप वी आर गोइंग टू डू द कैलकुलेशन. हमने किया सेट, हमने किया सिलेंडर इज इक्वल्स टू, हमने सिलेंडर का जो फॉर्मूला है हमारे पास टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, पाई आर स्क्वेयर इंटू एज. पाई की वैल्यू हमारे पास पता है हमें क्या है, आर की वैल्यू हमने यूज़र से ले ली और एज की वैल्यू भी हमारे पास ऑलरेडी यूज़र से आई हुई है. कैलकुलेशंस परफॉर्म होंगी. इन द नेक्स्ट स्टेप अगेन वी आर गोइंग टू परफॉर्म द कैलकुलेशन. सेट स्फेयर इज इक्वल्स टू 4/3 इंटू पाई आर क्यूब. इसमें हमें पाई की वैल्यू पता है, ऑलरेडी सेट हुई हुई है, आर की वैल्यू यूज़र से सेट हुई हुई है. कैलकुलेशन इस पर परफॉर्म होंगी. फिर हमने आउटपुट कर दिया नेक्स्ट स्टेप में सिलेंडर को, आउटपुट सिलेंडर एंड स्फेयर. हमने जो भी आउटपुट उसके अंदर सेट की थी कैलकुलेशन के बाद वो यहाँ पर डिस्प्ले हो गई, यूज़र को आउटपुट की फॉर्म में चलेगी. एंड लास्ट वी आर गोइंग टू एंड आर एल्गोरिथम बाय यूजिंग द नोटेशन एंड. सो इन स्टेप्स को परफॉर्म करते हुए हमने जो पहले एक क्यूब का वॉल्यूम फाइंड आउट किया था, इन कैलकुलेशंस को और इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए अब हमने फाइंड आउट किए थे वॉल्यूम सिलेंडर के और स्फेयर के. हमें बस फार्मूलाज पता होने चाहिए, हमें वैल्यूज़ यूज़र से इनपुट ली और हमने एक एल्गोरिथम डेवलप कर लिया. कोई भी मुश्किल नहीं हुई हमें इस एल्गोरिथम को डेवलप करने के लिए, बड़ी ईजी स्टेप्स से थे जिनसे थ्रू हमने अपना एल्गोरिथम डेवलप किया. नाउ इन द नेक्स्ट एग्जांपल वी आर गोइंग टू फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम. अगेन यही प्रॉब्लम हमने फ्लो चार्ट्स में भी सॉल्व की हुई है. हम इसीलिए सेम प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें ताकि हमें पता हो कि उसका जब हमने फ्लो चार्ट डेवलप किया था वो कैसे किया था और अब सेम प्रॉब्लम का हम एल्गोरिथम कैसे डेवलप करेंगे. देखते हैं इसके स्टेप्स. आई होप कि आपने क्विकली से आपको पता होंगे और आपने करना शुरू कर दिए होंगे कौन कौन से स्टेप्स हम परफॉर्म करेंगे, बिकॉज इतनी प्रैक्टिस तो अभी हमें हो गई है. द फर्स्ट स्टेप इज़ गोइंग टू स्टार्ट. हमने स्टार्ट की नोटेशन से अपना फर्स्ट स्टेप स्टार्ट किया. देन वी आर गोइंग टू टेक द इनपुट. इनपुट हमें चाहिए नंबर्स की फॉर्म में और इनपुट में हमें क्या दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, बेस एंड हाइट. वो दोनों इनपुट ली हमने यूज़र से. इन द नेक्स्ट स्टेप हमने सेट की एरिया को, बिकॉज हमें एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम फाइंड आउट करना है. तो व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ एरिया, एरिया इज इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट. हमने सेट किया एरिया टू बेस इंटू हाइट. बेस की वैल्यू यूज़र से ले चुके हैं, हाइट की वैल्यू यूज़र से ले चुके हैं. फोर्थ स्टेप में हमने आउटपुट कर दिया एरिया को, जो भी एरिया के अंदर वैल्यू आई थी आफ्टर कैलकुलेशन वो हमने यूज़र को शो कर दी. एंड इन द लास्ट स्टेप वी यूज़ द नोटेशन एंड टू शो कि हमने अपना सारा स्टेप्स परफॉर्म कर लिए हैं, हमारा एल्गोरिथम यहाँ पे एंड हो गया है. इन 5 स्टेप्स के अंदर हमने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया. दैट वाज टू फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम. सो अभी जो हमने प्रॉब्लम की थी उसमें हमने किया था एरिया फाइंड किया था पैरेललोग्राम का. अगेन हमें इसको थोड़ा सा ट्वीक करते हैं. अब हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एरिया ऑफ अ रम्बस एंड एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम. देखते हैं उनको हम कैसे सॉल्व आउट करेंगे. अगेन सॉल्व आउट करना बहुत आसान हो जाएगा जब हमें फॉर्मूलाज पता होंगे इन सब के एरिया फाइंड करने के लिए. पहले हम करते हैं टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल. उसका फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे. लेट्स स्टार्ट द एल्गोरिथम. फर्स्ट स्टेप में हमने स्टार्ट किया अपना एल्गोरिथम बाय यूजिंग द नोटेशन स्टार्ट. सेकंड स्टेप में हमने इनपुट ली है यूज़र से, इनपुट एज एंड बी. हमने बेस और हाइट लेनी है यूज़र से इनपुट. देन इन द थर्ड स्टेप वी आर गोइंग टू सेट एरिया टू बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाई 2. दोनों को मल्टीप्लाई करके हम उसको 2 पर जब डिवाइड करेंगे जो भी वैल्यू आएगी हमने उसको एरिया में सेट कर दिया. देन इन द फोर्थ स्टेप हमने आउटपुट शो करनी है यूज़र को, आउटपुट एरिया. एंड लास्टली वी आर गोइंग टू यूज़ द नोटेशन एंड टू एंड आवर एल्गोरिथम. वेरी सिंपल. अगेन 5 स्टेप्स का हमारे पास ये एल्गोरिथम हमने डेवलप किया है टू फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. अब हमें फाइंड आउट करना है ट्रेपेजियम का एरिया. Let's see how we are going to do that. The formula for finding the area of trapezium is side 1 plus side 2 divided by 2 into height. ये हमारे पास formula है. Let's develop the algorithm. First step same start. Second step में we are going to take the input from the user. हमने ली side 1, side 2 and height. User से input ली. Then
वी आर गोइंग टू सेट द एरिया टू S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एज। हमारे पास सारी वैल्यूज़ यूज़र्स से आई हुई थी, हमने उनको सब कुछ कैलकुलेशन करके एरिया में सेट कर दिया। फिफ्थ स्टेप में हमने आउटपुट दी यूज़र को एरिया, एंड लास्टली वी आर गोइंग टू एंड आर एल्गोरिदम बाय यूजिंग द नोटेशन एंड। अभी तक हमने जितने भी एल्गोरिदम्स किए हैं वो हमारे 5 स्टेप्स से ज़्यादा नहीं गए। 5 स्टेप्स के अंदर हमारा एल्गोरिदम डेवलप हो रहा है, मतलब कि एक फिनिट नंबर है हमारे पास स्टेप्स का, हमें पता है कि ये एल्गोरिदम 5 स्टेप्स में सॉल्व हो जाएगा। ये एल्गोरिदम कोई बहुत इनफाइनाइट नंबर्स पे नहीं जाएगा, हमें नहीं पता चल रहा कि कितने स्टेप्स और लेने हैं तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, हमें बहुत क्लियरली पता है 5 स्टेप्स में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सो मीन्स कि हमारे एल्गोरिदम में कैरेक्टरिस्टिक जो हमने डिस्कस की थी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड एल्गोरिदम, वो हैं। Now we are going to find the area of a numbers, that is d1 into d2 divided by 2। ये फॉर्मूला है उसका। देखते हैं एल्गोरिदम हम कैसे करेंगे। अगेन 5 स्टेप्स में ही ये एल्गोरिदम हो जाएगा, बिकॉज हमने जितने भी एरियाज फाइंड किए हैं वो 5 स्टेप्स में ही किए हैं। हमने लिया स्टार्ट किया अपना एल्गोरिदम बाय यूजिंग द नोटेशन स्टार्ट। सेकेंड स्टेप में हमने इनपुट ली यूज़र से d1 एंड d2। फिर हमने सेट किया है एरिया को इज इक्वल्स टू d1 इंटू d2 डिवाइडेड बाई 2। जो भी हमारे पास वैल्यू आई एरिया के अंदर हमने उसको आउटपुट दे दिया, एंड हमने अपना एल्गोरिदम एंड कर दिया। तो ये भी 5 स्टेप्स के अंदर बहुत सिंपल, बहुत क्विक हमने एक एल्गोरिदम डेवलप किया है। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं, दैट सेज वी आर गोइंग टू फाइंड द लार्जर वन आउट ऑफ द 3 गिवन नंबर्स। हमारे पास 3 गिवन नंबर्स हैं, इसमें मतलब ये कि हमारे पास ऑलरेडी नंबर्स हैं, हमें यूज़र ने नंबर दिए हुए हैं, हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट में नंबर हैं, हमें यूज़र से नंबर्स नहीं लेने इसमें, तो हमने उस पर कैलकुलेशन परफॉर्म करनी और चेक करने उनमें से लार्जर वन कौन सा है। इस प्रॉब्लम में आएगी हमारे पास कंडीशन जो कि हमने देखी थी इफ़ एल्स की, बिकॉज हमें चेक करना है कि कौन से 2 नंबर्स में से लार्जर वन कौन सा है। और अब हमारे पास 3 नंबर्स को एक्चुअली इवैल्यूएट करना है हमने। तो जहाँ पे इवैल्यूएशन आती है वहाँ पे डिसीजन मेकिंग आती है, और जहाँ पे डिसीजन मेकिंग आती है वहाँ पे हम यूज़ करते हैं नोटेशन इफ़ एल्स का। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन इट। सो हम स्टार्ट करेंगे अपना एल्गोरिदम बाय स्टार्टिंग द फर्स्ट स्टेप। हमने स्टार्ट का नोटेशन यूज़ किया। इन द सेकेंड स्टेप हमने कोई इनपुट नहीं लेनी यूज़र से, बिकॉज एज इट वॉज सेड इन द स्टेटमेंट, प्रॉब्लम स्टेटमेंट के गिवन नंबर्स हमें हैं, दैट दोज वर 25, 45, 65। हमने सेट करना है n0 इज इक्वल्स टू 25, n1 इज इक्वल्स टू 45 एंड n2 इज इक्वल्स टू 65। हमने ये सेट कर दिया n0 टू 25, n1 टू 45 एंड n2 टू 65। Then in the third step what we are going to do, set large to n0। हमने बिलफर्ज किया एक मेमोरी का एरिया लिया लार्ज के नाम से और उसमें वैल्यू डाल दी है n0 की जो कि थी 25। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पे हम आएंगे कंडीशन की तरफ। स्टेप 4 में हमने कंडीशन अप्लाई की इफ़, हमने इफ़ की नोटेशन यूज़ की इफ़ n1 इज़ ग्रेटर देन लार्ज। जो n1 की वैल्यू है दैट इज़ 45, इफ़ दैट इज़ ग्रेटर देन लार्ज सेट लार्ज टू n1। तो हम अब सेट लार्ज में हम किस वैल्यू सेट कर देंगे, n1 की ओवरराइट कर देंगे, अपडेट कर देंगे उसकी वैल्यू को। देन इन द नेक्स्ट स्टेप इफ़ n2 इज़ ग्रेटर देन लार्ज, अब जो n2 में वैल्यू अगर वो लार्ज से बड़ी है, सेट लार्ज टू n2। अगेन हमने ओवरराइट कर दिया उसको। Then the next step we are going to show the output to the user। आउटपुट लार्ज में जो भी वैल्यू थी वो हमने डिस्प्ले कर दी यूज़र को, और हमारी प्रॉब्लम यहाँ पर एंड हुई। तो हमने एल्गोरिदम को एंड किया है विद द नोटेशन एंड। इस वाली प्रॉब्लम में हमने देखा कि अब हमारे पास कंडीशन आ गई थी, हमारे पास गिवन नंबर थे 25, 45, 65, जिसमें से हमने देखना था और चेक करके डिस्प्ले कराना था द लार्जर नंबर। हमने इफ़ की स्टेटमेंट यूज़ की, इफ़ की नोटेशन यूज़ की कि इफ़ n1 इज़ ग्रेटर देन लार्ज, उसकी वैल्यू को सेट कर दो। देन अगेन नेक्स्ट स्टेप में हमने इफ़ की नोटेशन को यूज़ किया कि इफ़ n2 इज़ ग्रेटर देन लार्ज, तो हमने n2 की वैल्यू को लार्ज में स्टोर करवा दिया। इस तरह से फिर हमने लार्ज की वैल्यू डिस्प्ले कर दी, उसमें जो भी वैल्यू आई। इस एल्गोरिथम को देख के हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं हुई कि हमने प्रोसेसिंग कैसे करनी है, हमने कैसे स्टेप्स को लेकर चलना है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए। और इस एल्गोरिथम में हमने ये भी देख लिया कि हमने जो
इफ़ एल्स की नोटेशन यूज़ करनी है वो कब करनी है, कैसे करनी है। जहाँ पर भी कंडीशन आ जाएगी, जहाँ पर भी हमने कुछ चेक करना है, जहाँ पर भी कुछ इवैल्यूएट करना है, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं इफ़ एल्स की नोटेशन को। ये एक एग्जाम्पल थी जो हमने आज शेयर की। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे MCQs अगेन, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट विद दोज MCQs। द फर्स्ट MCQ दैट इज ऑन योर स्क्रीन सेज एल्गोरिदम इंक्लूड। एल्गोरिदम किसको इंक्लूड करता है? आपके पास ऑप्शंस है इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट या फिर ऑल ऑफ दीज। क्या क्या इंक्लूड होता है एल्गोरिदम के अंदर? इट्स अ वेरी इजी वन। The option number 4 is the correct option, means all of these algorithm include input, processing and output. तो इसका मतलब है all of these. Option number 4 is the correct option. The next MCQ on your screen says, which one is used to give name to data in computer memory? हमने जब कंप्यूटर मेमोरी के अंदर किसी को नेम देना होता है तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन है हमारे पास स्टार्ट, इनपुट, सेट या फिर आउटपुट। इन 4 दी हुई ऑप्शंस में से कौन सी है बेस्ट ऑप्शन? दैट इज राइट। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट सेज इनपुट। नेक्स्ट MCQ दैट इज ऑन योर स्क्रीन सेज विच वन इज रिक्वायर्ड फॉर लूप्स। जब हम लूप्स का इस्तेमाल करते हैं तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कौन सी नोटेशन लिखते हैं? ऑप्शंस है हमारे पास स्टार्ट, गो टू, सेट या फिर आउटपुट। इन 4 दी हुई ऑप्शंस में से कौन सी है करेक्ट ऑप्शन जिसका इस्तेमाल किया जाता है जब हमने लूप्स को यूज करना हो? द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, दैट सेज गो टू। हम गो टू का इस्तेमाल करते हैं। गो टू इज रिक्वायर्ड फॉर लूप्स। द नेक्स्ट MCQ ऑन योर स्क्रीन सेज efficiency of an algorithm is measured on the basis of। हमने अगर किसी एल्गोरिदम की एफिशिएंसी मेजर करनी हो, अगर आपको याद हो तो हमने डिस्कस किया था किन पॉइंट्स पे हम, किन मैट्रिक्स के ऊपर हम उनकी एफिशिएंसी को मेजर करते हैं। ऑप्शंस है हमारे पास 1 मैट्रिक, 2 मैट्रिक्स, 3 मैट्रिक्स या फिर 4 मैट्रिक्स। इन 4 दी हुई ऑप्शंस में से कौन सी है बेस्ट ऑप्शन? द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, दैट सेज 2 मैट्रिक्स। अगर आपको याद हो हमने देखा था 2 मैट्रिक्स पे हम किसी भी एल्गोरिदम की एफिशिएंसी को मेजर करते हैं। द नेक्स्ट MCQ दैट इज ऑन योर स्क्रीन सेज हाउ मेनी स्क्वायर्स आर ऑन चेस बोर्ड। चेस बोर्ड के ऊपर कितने स्क्वायर्स होते हैं? ऑप्शंस है 100, 80, 64 या फिर 50। इन 4 ऑप्शंस में से कौन सी है करेक्ट ऑप्शन? दैट इज राइट। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन, 64 स्क्वायर्स आर ऑन द चेस बोर्ड। इसके साथ ही हमारा MCQ पोर्शन हुआ एंड। आज के इस लेक्चर में हमने देखा था कि हम कोई भी प्रॉब्लम जो हमारे पास आई है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, उसके सोल्यूशन की तरफ जब जा रहे हैं तो एल्गोरिदम कैसे डेवलप करेंगे। हमने वही सारी एग्जांपल्स देखी जिनको यूज़ करते हुए हमने पहले फ्लो चार्ट के टॉपिक में फ्लो चार्ट्स डेवलप किए थे, और अब एल्गोरिदम को भी हमने उन्हीं एग्जांपल्स के थ्रू डेवलप किया ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि सेम प्रॉब्लम का फ्लो चार्ट कैसे डेवलप किया जाता है और सेम प्रॉब्लम का एल्गोरिदम कैसे डेवलप किया जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। हम मिलेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।